हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल प्रकाश सर। तो हमने अभी इसका पहले वाला जो मैंने वीडियो अपलोड किया था उसमें आपको टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री किस तरीके से हम फॉर्मेशन कर रहे हैं उसके बारे में मैंने आपको बताया था। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो है ये आपका रहेगा स्क्वायर प्लेनर पे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है काफी, इसको अच्छे से समझिएगा कि स्क्वायर प्लेनर क्यों हो रहा है। मैं इसको इस चीज में बता रहा हूँ आपको, किताब में डायरेक्टली लिखा हुआ रहता है या फिर बहुत सारे टीचर जो इसको इस तरीके से बता देते हैं कि एक्सेप्शन है, आप इसको मान लीजिएगा, मतलब ये लीजेंड दिख गया तो आपको। ठीक है ना, लेकिन प्रैक्टिकली वो होता क्यों है वो मैं आपको यहाँ पे समझा दूंगा इसमें। ठीक है ना, और समझते हैं इसको। तो पहला हमने कॉम्प्लेक्स लिया था NiCl4 2 माइनस का, ये जो मैं ले रहा हूँ ये NiCl4 2 माइनस का है। ठीक है, तो पहला स्टेप सेम रहेगा आपका, फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द सेंट्रल मेटल। तो इसको आप निकालोगे जिस तरीके से x + 4 Cn पे चार्ज कितना होता है आपका -1, तो 4 × -1 इज टू ओवरऑल चार्ज। तो ओवरऑल चार्ज कितना है इस पे -2, तो यहाँ पे रख दोगे -2, ये निकल जाएगा आपका +2। +2 चार्ज किसका है आपका, निकल का। और ये मैं बताया भी था आपको कि सेंट्रल मेटल है तो मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा पॉजिटिव आएगा आपका, तो इस केस में आ भी रहा है आपका +2। ठीक है, सेकंड स्टेप क्या था, आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है किसका, सेंट्रल मेटल का। तो यहाँ पे सेंट्रल मेटल कौन सा है, निकल, उसका एटॉमिक नंबर कितना है 28। ठीक है, तो 28 का मतलब है कि 10 18 तक तो आपका आर्गन पे चला गया, तो 18 से 28 पहुंचने में आपको 10 इलेक्ट्रॉन्स और फिल करना है। ठीक है, तो जो 10 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन पहले किस में ट्रांसफर करोगे आप, एस वाले ऑर्बिटल्स में। क्यों, क्योंकि इसका एनर्जी का लेवल कम होता है, तो पहले हम इलेक्ट्रॉन्स दे देंगे किसमें, एस में। अब कितने इलेक्ट्रॉन्स बच गए आपके पास, 8। उस 8 इलेक्ट्रॉन को आपको फिल करना है डी ऑर्बिटल में। और किस तरीके से फिल करते हैं वो मैंने आपको बताया, पहले 1 2 3 4 5 इस तरीके से आ जाएगा। फिर जो अनपेयर्ड थे उसको फिर पेयर करना है, तो 6 7 8। ठीक है ना, देखो इस तरीके से जाएगा, 5 यहाँ पे खत्म हो गया, फिर ये छठवा, ये सातवां, ये फिर हो गया आपका 8वां। ठीक है, और इसके बाद कौन सा ऑर्बिटल रहेगा आपका, यहाँ पे 3d8 और यहाँ पे कौन सा रहेगा आपका 4s2। तो ये इस तरीके से रहेगा आपका, लेकिन हमें बनाना Ni का नहीं है, Ni2+ वाले को है। तो इसके बाद हमने नेक्स्ट लिखा है Ni2+। ठीक है, Ni2+ का मतलब क्या है कि उसका चार्ज कितना है उस पे +2, तो हमें 2 इलेक्ट्रॉन को निकालना है। ठीक है, और वो जो 2 इलेक्ट्रॉन्स आप निकाल रहे हो वो कहां से निकालोगे, एक्स वाले ऑर्बिटल से, वो बताया था आपको, क्योंकि उसका एनर्जी कम होता है इसलिए हम इलेक्ट्रॉन्स को निकालते हैं कहां से, एक्स वाले ऑर्बिटल से। और दूसरा एक बताया था कि वो हाइब्रिडाइजेशन में ऑलवेज पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है ना, इसलिए हम क्या करते हैं, एस वाले ऑर्बिटल्स में से इलेक्ट्रॉन्स को निकालते हैं। तो हम क्या करेंगे, एस वाले में से 2 इलेक्ट्रॉन्स को निकाल देंगे, तो वो निकल गया आपका इस तरीके से। यहाँ से यहाँ देखो सेम टू सेम वैसा ही है, बस मैंने एस में से 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया, यहाँ पे ये बना दिया इसको। और देखो 4s के बाद ना आपका एक 4p का भी ऑर्बिटल बनेगा, तो मैं उसको यहाँ पे बना दिया हूँ 4p का। ठीक है, और ये 3d में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे आपके 8, वो एज इट इज वैसे का वैसे ही है। यहाँ तक आया समझे। अब ये वाले स्टेप के बाद आपको चेक करना है लीजेंड्स को। देखो ये वाला जो पार्ट है ना, ये बहुत सारे टीचर बताते नहीं है, क्या बोलेंगे ये एक्सेप्शन है, लेकिन एक्सेप्शन नहीं, हर एक्सेप्शन के पीछे एक रीजन होता है। ठीक है ना, तो वो मैं इस चीज को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे। अब ध्यान से सुनना, यहाँ तक हो जाएगा। यहाँ तक हमने पिछले केस में भी लिया था, जो मैंने पिछले वीडियो अपलोड किया है वहां यहाँ तक था आपका। ठीक है, अब क्या होता है, यहाँ से आपको फिर चेक करना पड़ता है अपने लीजेंड को। ठीक है ना, अब लीजेंड चेक करो कौन सा है, Cn। और Cn कैसा लीजेंड होता है आपका, स्ट्रॉन्ग फील्ड। बोलोगे कैसे, तो वो भी मैंने एक वीडियो बना के अपलोड किया हुआ है, तो उसमें बताया था आपको, अमोनिया, pyridine, डाइपिरिडिन, बीच में फंस गया इन, NO2 Cn CO, ये 7 में से अगर कोई भी लीजेंड आ रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लीजेंड्स। ठीक है, तो Cn आ गया ना इस सीरीज में, तो Cn आ गया, मतलब Cn कैसा लीजेंड है आपका, स्ट्रॉन्ग फील्ड। और अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लीजेंड होगा, अब आगे सुनना ध्यान से, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लीजेंड होगा तो उसके पास कैपेसिटी होती है पेयरिंग की। क्या होती है, कैपेसिटी होती है पेयरिंग की। ठीक है, जैसे यहाँ देखो, अब यहाँ देखो, यहाँ ध्यान से समझना, ये जो इलेक्ट्रॉन से अनपेयर्ड है, ये जो इलेक्ट्रॉन से अनपेयर्ड है, हमारा लीजेंड Cn है, इसलिए ये क्या चाहता है कि पेयरिंग करवाने का कोशिश करेगा ये। ठीक है, क्यों, क्योंकि लीजेंड आपका Cn- है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लीजेंड जब भी आएगा तो क्या करता है, कोशिश करता है कि आपका पेयरिंग करवाने की कोशिश करेगा। ठीक है, लेकिन अगर ध्यान में रखना पहले से ही पेयरिंग है तो कोशिश करेगा, हमेशा करेगा जरूरी नहीं है। ठीक है ना, वो मतलब ये जो आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो इस पे डिपेंड करेगा आपका। अगर पहले से ही पेयर्ड है तो फिर वो कुछ नहीं करेगा आपका, लेकिन अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है तो उसकी कैपेसिटी होती है कि वो उस चीज को पेयर करने की कोशिश करता है। ठीक है, जैसे यहाँ देखो, ये भी अनपेयर्ड है, ये भी अनपेयर्ड है, तो लीजेंड आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड है, तो वो क्या करेगा, उसके पास पेयरिंग कैपेसिटी होती है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स को कहां भेज देगा, यहाँ पे, ये वाला इलेक्ट्रॉन कहां चल जाएगा आपका, यहाँ पे,
ठीक है, अब ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला गया तो ये देखो इस तरीके से बन जाएगा आपका। देखो इसको, यहाँ तक सेम था आपका, हमने रीजन चेक किया, स्ट्रॉन्ग फील्ड है। स्ट्रॉन्ग फील्ड इसका मतलब क्या हुआ कि उसके पास पेयरिंग कैपेसिटी है। पेयरिंग कैपेसिटी है मतलब ये वाला इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएगा आपका यहाँ पे, मतलब वो देखो आप ऐसा दिखेगा, है ना। और ये वाला ऑर्बिटल जो था ये वैकेंट हो जाएगा आपका, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन था वो भी चला जा चुका है यहाँ पे, तो ये तो खाली हो गया आपका। एस वाला वैसे का वैसे खाली है, और पी वाले तीनों के तीनों भी वैसे खाली है। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि दो तरीके की पॉसिबिलिटी होती है कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में, एक है आपके पास DsP2 और एक है आपके पास sp3। ठीक है ना, ये समझ में आया। अब देखो इसको, तो ये देखो डी जो रहेगा ना ये अंदर वाला डी है, अगर पहले लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या होता है, वो अंदर वाला डी है। अब यहाँ देखो ये जो डी ऑर्बिटल है खाली भी है, देखो ये डी ऑर्बिटल खाली भी है ना आपका, और एस तो खाली है, और पी दोनों खाली है, पी तीनों के तीनों खाली है, लेकिन कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, मतलब आप पी के दो ही ऑर्बिटल ले सकते हो अगर DsP2 करवाओगे तो। और ये दूसरी भी पॉसिबिलिटी है, sp3 वाली भी पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पे दोनों के दोनों पॉसिबिलिटीज आपके पास पॉसिबल है। ठीक है, तो जब भी दोनों के दोनों पॉसिबिलिटी रहेगी तो हमें किस पे काम करना है, जो पहले डी आता है उसमें। सुनो क्या बोल रहा हूँ, देखो यहाँ पे दोनों पॉसिबिलिटी, जैसे देखो ये डी ऑर्बिटल भी खाली है, एस वाला भी खाली है, और तीनों पी वाले भी खाली है, तो आप sp3 भी फॉर्मेशन कर सकते हो, ये एस और ये 3p। ठीक है ना, और दूसरा आपका DsP2 वो भी पॉसिबल है यहाँ पे, क्यों, क्योंकि डी वाला ऑर्बिटल भी वैकेंट है, एस वाला भी वैकेंट है, और पी वाले भी दो वैकेंट है। ठीक है ना, तो जब दोनों भी पॉसिबिलिटी रहेगी तो सबसे पहले प्रेफरेंस देना है जो पहले डी आता है उसको। ठीक है, तो पहले जो डी आता है उसको प्रेफरेंस दोगे तो कौन सा फॉर्मेशन होगा आपका इस बार, DsP2। ठीक है ना, अगर देखो डी वाला ऑर्बिटल खाली है तो सबसे पहले वही पार्टिसिपेट करता है आपका हाइब्रिडाइजेशन में। ठीक है ना, और हाइब्रिडाइजेशन में क्या बताया था आपको, हमेशा वैकेंट ऑर्बिटल्स चाहिए। तो यहाँ दिख भी रहा है, डी वाला एक वैकेंट है, एस वाला एक वैकेंट है, और पी वाले तीनों के तीनों वैकेंट है। तो इस बार कौन सा रहेगा आपका, ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, लेकिन सबसे पहले हमें प्रायोरिटी देना है किसको, DsP2 वाले को। ठीक है, अगर डी ऑर्बिटल पहले आ रहा है और वो वैकेंट है तो सबसे पहले उसको प्रायोरिटी देना है। ठीक है ना, तो इसलिए इस बार ये फॉर्मेशन क्या करेगा आपका, DsP2, इसलिए वो इस बार फॉर्मेशन किसका करेगा आपका, DsP2। डी वाला जो ऑर्बिटल है कौन सा है आपका, 3d का है, और S वाला 4s का है, और P वाला कौन सा है आपका, 4p का है। समझा, तो DsP2, डी कौन सा है आपका 3d का, S कौन सा है 4s का, और P कौन सा है आपका 4p का। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा इसका, DsP2। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा आपका, DsP2। और जियोमेट्री क्या हो जाएगा, तो आपको बताया था कि जब भी आपका DsP2 होता है तो जियोमेट्री क्या हो जाता है उसका, स्क्वायर प्लेनर। यहाँ लिख दिया मैंने स्क्वायर प्लेनर। मैग्नेटिक बिहेवियर देखो, अब इसको देखो आप, कोई भी डब्बे में आपके पास, सारे डब्बे में दो दो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, तो कोई भी आपका मतलब कोई भी आपके पास वैकेंट सॉरी अनपेड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं है इसमें। इसको चेक करो आप, अनपेड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है क्या, तो नहीं है इस केस में, और अनपेड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं रहेंगे इसलिए हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, डाया मैग्नेटिक। ठीक है, तो इसका मैग्नेटिक बिहेवियर कैसा रहेगा आपका, डाया मैग्नेटिक। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो हर डब्बे में दो दो इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे भी दो 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 है, तो किसी भी एक डब्बे में अगर एक इलेक्ट्रॉन्स आता तब हम क्या लिख देते हैं उसको, पैरा मैग्नेटिक। तो एक भी नहीं है इसलिए हमने क्या लिख दिया उसको, डाया मैग्नेटिक, ये लिख दिया डाया मैग्नेटिक। नेक्स्ट हम आपका मैग्नेटिक मोमेंट बता रहे थे, तो फॉर्मूला क्या था आपका, म्यू इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ n इंटू n प्लस 2। यहाँ पे देखो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 0, तो इस फॉर्मूले में उठा के 0 पुट कर दोगे तो आंसर क्या जाएगा आपका 0। ठीक है, और यूनिट क्या होता है आपका, बोर मैग्नेटॉन, तो वैसे 0 है तो bm नहीं लिखोगे तो भी चल जाएगा, आंसर क्या रहेगा आपका 0 रहेगा। तो मैंने लिख दिया म्यू इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या होगा जब वो बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा, क्योंकि देखो निकल जो है वो 4 CN के साथ आपका अटैच हो रहा है। ठीक है, तो जब 4 CN के साथ अटैच होगा तो बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, कौन सा, कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा रहेगा वो देख रहे हैं हम। तो देखो यहाँ तक तो था ही आपका पहले से, यहाँ तक तो था ही ना आपका पहले से, ये तो आपका मेटल का था। जब बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेगा तो आपको बताया था कि जो भी आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करते हैं वो स्टार्टिंग में वैकेंट होना चाहिए था। स्टार्टिंग में कैसा होना चाहिए था, वैकेंट। तो ये देखो वैकेंट है पहले, और जब कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो जाएगा तो सब में क्या करना है, दो दो इलेक्ट्रॉन फिल कर देना है, मतलब इसमें भी दो इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, इसमें भी दो इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, इसमें भी दो इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, इसमें भी दो इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। तो फाइनली देखो वो इस तरीके से दिखेगा आपका।
यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन मैंने भी डाला है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, और ये जो 8 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं इसका, ये पहले था आपका। ठीक है, तो आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स ये 8 इलेक्ट्रॉन्स आपके पास और एक्स्ट्रा आ जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका ऐसा दिखेगा आपका DsP2। ये देखो इस तरीके से, एक D का लिए है, एक S का लिए है, और 2 P का लिए है। ठीक है ना, तो कभी भी D पहले आएगा मतलब वो N-1 वाला D है। किताब में लिखो देखोगे ना तो ऐसे लिखा हुआ रहेगा N-1D। अब उसको समझते हैं, देखो 4S है, 4P है, तो 4S 4P जो है वो एक लेवल के चल रहे हैं, लेकिन D वाला कौन सा लिया हमने, 3D वाला, तो एक कम हो गया ना आपका। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से चेक करोगे तो एक कम है, N-1 है, तो N की वैल्यू 4 होगी आपकी, तो 4 - 1 कौन सा हो जाएगा आपका 3D। ये कुछ समझा क्या बोला? तो D पहले आएगा तो हमेशा ध्यान में रखना वो एक कम वाला है, और D बाद में आएगा तो वो सेम वाला है। मतलब sp3d ऐसे लिखा हुआ है या फिर sp3d2 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, S भी 4 वाला है, P भी 4 वाला है, D भी 4 वाला है, लेकिन पहले ही आप D लिख दोगे DsP2 इस तरीके से, तो D कौन सा रहेगा आपका, एक कम वाला रहेगा। कौन सा कम वाला, अगर आपका S 4 का है, P 4 का है, तो D कौन सा होगा आपका 3D का होगा। ठीक है ना, तो ये इसलिए लिख दिया यहाँ पे DsP2, तो D पहले आएगा, इसका मतलब ये है। आज समझ में, ये हो गया आपका DsP2। और ये जो आपका स्ट्रक्चर था कैसा था आपका, स्क्वायर प्लानर, तो स्क्वायर प्लानर को हम इस तरीके से बनाते हैं। ये रहा आपका Ni, 4 CN थे, स्क्वायर प्लानर में लगा दोगे आप, और चार्ज कितना आपका 2-, तो ये इस तरीके से आपका हो जाएगा आपका NiCN4 2- का स्ट्रक्चर। तो ये आ गया समझ में, NiCN4 2- किस तरीके से बनाएंगे, तो इस तरीके से आपको करना है। तो मैंने वो स्ट्रॉन्ग फील्ड एजेंट्स के इसलिए याद करवा दिए थे आपको कि उसमें से कुछ भी होगा तो उसके पास पेयरिंग की कैपेसिटी होगी। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है तो आप उसको क्या करवा दो, पेयर करवा दो। और अगर उसमें से कोई भी लेजेंड नहीं आ रहा है तो सारे के सारे कैसे रहेंगे आपके वीक फील्ड लेजेंड्स, और वीक फील्ड लेजेंड में आपका पेयरिंग फिर नहीं होता है, वो वैसे का वैसे रहेगा, मतलब यहाँ तक जो चल रहा था आपका वैसे का वैसे रहेगा। अब इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देख के आप ये फिर फाइनल आंसर कर सकते हो। ठीक है, एक चीज छोड़, 2 चीज इसमें और बचे हुए, एक था आपका इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, तो बेसिकली कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए डिफाइन होता है। अब उसको भी समझा देता हूं, उसको देखो, देखो ये D पहले आ चुका है आपका, DsP2 में D कहां चुका है, पहले आ चुका है। तो अगर आपका D पहले आएगा तो उसको बोलते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, मतलब अंदर वाला ऑर्बिटल ने कॉम्प्लेक्स को फॉर्मेशन किया है, क्योंकि D पहले आ गया ना, और D बाद में आएगा तो क्या बोलेंगे उसको, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो अगर sp3 और DsP2 में क्वेश्चन पूछ दिया कि दोनों में से इनर कौन सा है, तो क्या बोलोगे आप, DsP2 इनर ऑर्बिटल है। लेकिन ये जो टर्म्स है ये हम बेसिकली यूज करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए, क्योंकि वहां पे sp3d2 या होगा या तो आपका d2sp3 होगा, इसलिए टर्म हम वहीं पे इस्तेमाल करते हैं। चलिए यहाँ तक आया समझ में, तो कोई भी डाउट रहेगा तो आप कमेंट कर सकते हो और डाउट अपने पूछ सकते हो।